अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम अवैस भट्टी है। आज जनवरी 15 है और आज जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान ने फैमिली रीयूनियन वीज़े के लिए जो न्यू सिस्टम है वो ऑनलाइन कर दिया है। सिस्टम लाइव है। आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मैंने भी अपनी वाइफ़ के साथ मिलके उसकी एप्लीकेशन सबमिट की है। तो हमने ये वीडियो बनाई है जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी डिटेल बता सकें, जिससे आपकी हेल्प होगी। इसमें हमने बताया कि कैसे साइन अप करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे प्रिलिमिनरी फॉर्म फिल करना है और उसके अलावा कैसे और कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो हियर्स द वीडियो। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सबसे पहले आपने डिजिटल डिप्लो डॉट डी पे जाना है। इधर जाने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करें। जब आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो इधर आपने अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल सारा कुछ एंटर करके साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल रिसीव होगी। आपने अपना इनबॉक्स खोल के ईमेल कंफर्म करनी है और उसके बाद आप साइन इन कर सकते हैं। जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपसे कंफर्मेशन कोड मांगेगा जो आपके ईमेल में जाएगा और आपने अपने ईमेल से वो कंफर्मेशन कोड लेके इधर पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करके फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। मैंने तो ऑलरेडी प्रोसेस क्रिएट किया हुआ है इसलिए आप मेरा प्रोसेस देख सकते हैं, लेकिन आपने क्रिएट प्रोसेस पे क्लिक करके अपना एक न्यू प्रोसेस क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने प्रोसेस का नाम रखना है, मैंने एफआरवी रखा है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर आपने ड्रॉप डाउन में से सर्विस सेलेक्ट करनी है। 2 ऑप्शंस होंगे वीज़ा और पासपोर्ट के। आपने वीज़ा सेलेक्ट करना है, देन आपने अपनी कंट्री एंटर करनी है। कंट्री एंटर करने के बाद आपने अपनी एम्बेसी सेलेक्ट करनी है। पंजाब में यूजुअली इस्लामाबाद चलता है इसलिए आपने इस्लामाबाद सेलेक्ट करके प्रोसेस क्रिएट कर लेना है। जब आपका प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा तो उसमें आपके पास 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप में आपने एंट्री फॉर्म करना है, सेकंड में एप्लीकेशन और थर्ड में डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। इधर मैं आपको बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करने हैं और उनकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन ये मैं आपको थर्ड स्टेप में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो एंट्री फॉर्म है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डिफ़ाइन करेगा कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आप कौन सी कैटेगरी में पहुंचेंगे, आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये सारा कुछ जो आपको है ना वो आपको एंट्री फॉर्म को करेक्ट फिल करके फिर पता चलेगा। चलें अभी मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म को फिल किस तरह से करना है। जब आप फॉर्म को ओपन करेंगे तो इसमें आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे और इनको आपने बड़े ही इत्मीनान से समझ के और ऑनेस्टली फिल करना है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके मैरिटल स्टेटस को पूछता है। अगर तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो देन आपने येस सेलेक्ट करना है। अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई और आप जर्मनी जाके शादी करना चाह रहे हैं देन आपने नो वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड इन जर्मनी सेलेक्ट करना है। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। इसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिसमें मैरिज लाइसेंस, अनमेल्डुंग जो एहिशलाइसुंग, और इसके अलावा जो मैरिज की डेट है वो आपको स्टैंडिस से लेके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करनी होती है। लेकिन हमारा प्रोसेस उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो हमने इसका आंसर यस करके आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपके स्पाउस की नेशनैलिटी के बारे में पूछते हैं। अगर तो आपके हस्बैंड और वाइफ पाकिस्तानी हैं तो आपने थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर वो जर्मन नेशनल हैं और उनके पास जर्मनी का पासपोर्ट है देन आपने जर्मन नेशनैलिटी को सेलेक्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपके स्पाउस के रेजिडेंसी स्टेटस के बारे में पूछते हैं। अगर तो आपके स्पाउस के पास ऑलरेडी जर्मनी का रेजिडेंट परमिट है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर वो करंटली वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं या उन्होंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दी है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये उन लोगों के लिए हैं जिनके हस्बैंड स्टडी वीज़ा पे या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जर्मनी जाना चाहते हैं और वो साथ अपनी फैमिली को भी ऑन द स्पॉट लेके जाना चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके स्पाउस रिसेंटली जर्मनी मूव हुए हैं, जिनका न्यूली वीज़ा अप्रूव हुआ है लेकिन अभी तक उनको रेजिडेंट परमिट नहीं मिला। हमारे केस में फर्स्ट ऑप्शन एप्लीकेबल है इसलिए हम उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं कि आपके हस्बैंड के पास कौन सा रेजिडेंस परमिट है। अगर तो उनके पास ब्लू कार्ड है, आईसीटी कार्ड है, या इनके बाद अगर उन्हें परमानेंट रेजिडेंस मिल चुकी है, तो देन वो स्किल कैटेगरी में हाईली क्वालिफाइड कैटेगरी में आएंगे और आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके स्पाउस ने असाइलम लिया हुआ है या वो रेफ्यूजी हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। या अगर उनके पास जर्मन नेशनल वीज़ा है या कोई और वीज़ा कैटेगरी है, तो देन आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और एक फील्ड अपीयर होगी जिसमें आपने अपने स्पाउस के रेजिडेंट परमिट का टाइटल लिखना है, फॉर एग्जांपल 25B। लेकिन हमारा स्किल्ड वर्कर का केस है, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन 5 में उन्होंने पूछा कि आपके हस्बैंड या स्पाउस किधर रहते हैं। अगर तो वो ऑलरेडी जर्मनी में रहते हैं, तो देन आप यस सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप शुरू में ही एक साथ दोनों जर्मनी इकट्ठे मूव करना चाह रहे हैं, तो देन आप नो सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 6 में उन्होंने आपकी शादी की डेट पूछी हुई है। इधर आपने अपनी निकाहनामे वाली और नादरा के मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाली जो डेट है वो आपने एंटर करनी है। ये सेवन्थ और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। ये मेनली जर्मन नेशनल्स के लिए है। अगर आपके स्पाउस के पास जर्मन पासपोर्ट है और उन्होंने आपकी पाकिस्तान में होने वाली शादी को जर्मनी में नोटराइज कराया है, मतलब उनको जर्मनी का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्टैंडिस अम्ट से मिला है, तो देन आप इस फील्ड को यस करेंगे। अदरवाइज सब ने इस फील्ड को नो सेलेक्ट करना है। इसके साथ ही अभी हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट है और अभी हमने स्टेप 2 की तरफ जाना है। अभी हमने अपनी एक्चुअल वीज़ा एप्लीकेशन फिल करनी है। तो ये रहा हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि टोटल 7 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ईज़ी फॉर्म है, इजीली फिल हो जाएगा, लेकिन हमने मेक श्योर करना है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली और प्रिसाइसली एंटर करें, ताकि कल को हमारी एप्लीकेशन स्मूथली प्रोसेस हो जाए और हमें कोई भी इशू फेस करना ना पड़े। फॉर्म के सेक्शन 1 को ओपन करके आपने इसके अंदर डिटेल ऑफ रिप्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, अगर तो आप अपनी एप्लीकेशन खुद फिल कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अगर आप अपने अकाउंट से किसी और की एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, फॉर एग्जांपल इट कुड बी अ चाइल्ड हु इज़ ओल्डर देन 18 इयर्स ओल्ड, देन आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और अगर आप किसी माइनर की, जो कि 18 साल से छोटा बच्चा है, उसकी एप्लीकेशन अपने अकाउंट से सबमिट कर रहे हैं, तो देन आपको ऑप्शन 3 सेलेक्ट करनी है। हमारे केस में हम ऑप्शन 1 सेलेक्ट करके फॉर्म के दूसरे सेक्शन पे जाएंगे। सेक्शन 2 में आपने अपनी पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जिसमें आपका फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका मैरिटल स्टेटस, और आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपकी शादी हुई थी, अपनी करंट नेशनैलिटी जो कि पाकिस्तानी है। अगर कोई फॉरेनर नेशनैलिटी है तो वो भी ऐड कर दें। और अगर आपके बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, अगर आपके साथ जा रहे हैं, नहीं जा रहे, 18 साल से कम है, 18 साल से ऊपर है, अपने सारे बच्चों को आपने इस फील्ड को यस सेलेक्ट करके सबको ऐड करना है। अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपको एग्जैक्ट सेम तरीके से अपने स्पाउस की इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी है, लेकिन सिर्फ एक फील्ड एडिशनल है स्पाउस के लिए, उनकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस। प्लेस ऑफ रेजिडेंस में आपने उनकी करंट सिटी लिखनी है जिसमें वो रह रहे हैं, और वो सिटी उनके जर्मन रेजिडेंट आईडी कार्ड के ऊपर भी मेंशन होनी चाहिए। हस्बैंड के बाद आपने अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। इन केस अगर आपके किसी पेरेंट की डेथ हो चुकी है, तो देन प्लेस ऑफ रेजिडेंस में आपने डिजीज़ लिख देना है। फिर फाइनली आपने अपने ऑक्यूपेशन डिटेल्स देनी है। फर्स्ट फील्ड में आपने ड्रॉप डाउन में से वो सेलेक्ट करना है जो आपने स्टडी किया हुआ है। सेकंड फील्ड में आपने अपना प्रोफेशन लिख देना है। और थर्ड फील्ड में अगर आपका प्रोफेशन आपके करंट जॉब टाइटल से डिफरेंट है, तो फिर आपने वो लिखना है। इसके साथ आपका सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और अभी हमने थर्ड सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट डेटा एंटर करना है। कॉन्टैक्ट सेक्शन बहुत ही सिंपल है। इसमें आपने जस्ट अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एंटर करना है। और फिर आपने इस चेक बॉक्स को ब्लैंक छोड़ के फोर्थ सेक्शन आइडेंटिफिकेशन पेपर्स में आ जाना है। इधर आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल्स एंटर करनी है।
सबसे पहले आपने ड्रॉप डाउन में से ऑर्डिनरी पासपोर्ट सेलेक्ट करना है एज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करके पासपोर्ट की इशू डेट, वैलिड अनटिल इशूड बाय पाकिस्तान, ठीक है, और इशूड इन, इधर आपने अपनी सिटी का नाम लिखना है जिस सिटी में आपका पासपोर्ट इशू हुआ है। फिर आपने सेक्शन 5 ट्रैवल डेटा में आना है। इधर पर्पस ऑफ स्टे में फैमिली रियूनिफिकेशन पहले से लिखा होगा। इंटेंडेड एम्प्लॉयमेंट जो है ना, इसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे एम्प्टी छोड़ दें, क्योंकि आपके पास अभी कॉन्ट्रैक्ट या जॉब ऑफर तो होगा नहीं। तो फाइनली जो लेंथ ऑफ स्टे है, इधर से आप जिस डेट को ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो डेट लिखें, और 2 में आपने परमानेंटली लिख देना है। जो सेकंड वाली फील्ड है उसे आपने एम्प्टी छोड़ देना है, क्योंकि आप जर्मनी में 12 महीने से ज़्यादा रहना चाह रहे हैं। इसके बाद आपने 6th सेक्शन रेफरेंसेस को ओपन कर लेना है। इधर टाइप ऑफ रेफरेंस और फैमिली रिलेशनशिप ऑलरेडी मेंशन होगा। आपने बस अपने स्पाउस की डिटेल्स एंटर करनी है, उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, उनका एड्रेस, एड्रेस जो उनका जर्मनी में करंट एड्रेस है ना, वो लिखिएगा, ठीक है? और उसके बाद आपने उनका फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह लिख देना है। अगर उनका कोई अल्टरनेटिव नेम है तो वो मेंशन कर दें, अदरवाइज़ इसको सेव कर दें। इसके बाद आपने 7th और लास्ट सेक्शन मीन्स ऑफ सपोर्ट को ओपन कर लेना है। इसमें आपने मीन्स ऑफ सपोर्ट की जो फील्ड है ना, उसमें लिखना है फाइनेंशियल सपोर्ट बाय माय हस्बैंड। और ये फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट जो है ना, ये कोई बहुत ख़ास और बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बेसिकली आपके हस्बैंड की सैलरी स्लिप्स और उसका कॉन्ट्रैक्ट कवर कर सकती हैं। लेकिन ये एक एडिशनल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी एप्लीकेशन में अटैच करें। ये आपके हस्बैंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, और बाद में ये डॉक्यूमेंट ऑसलैंडर्स बिहुर्डे बना के देगा। और जो सिटी आपको बना के देगी, जो इदारा आपको बना के देगा, आपने उसकी ये अथॉरिटी का नाम लिखना है, और साथ में आपने उसकी डेट लिखनी है जिस डेट को ये डॉक्यूमेंट बनेगा। नॉर्मली इसकी भी 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है। विद इन 6 मंथ्स आपको ये बनवा के अपलोड करना होगा। और इसके बाद जिधर आपने जर्मनी में रहना है, आपने उसका एड्रेस देना होगा, और अपने अकोमोडेशन के बारे में बताना होगा कि ये सिंगल रूम है या अपार्टमेंट है। अगर अपार्टमेंट है तो इसके अंदर कितने रूम हैं, या कलेक्टिव अकोमोडेशन है अगर आपके स्पाउस किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, या कोई और भी एक्सप्लेनेशन है तो आप अदर को सेलेक्ट करके वो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इधर। इसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपने अपनी परमानेंट रेज़िडेंस जो है वो जर्मनी में रखनी है या जर्मनी से बाहर रखनी है, तो आपने इसको चेक नहीं करना, क्योंकि आपने अपनी रेज़िडेंस जर्मनी में ही रखनी है परमानेंटली। और उसके बाद अगर आपसे पूछते हैं वो कि आपके फैमिली मेम्बर हैं जो आपके साथ ट्रैवल करेंगे, अगर तो आपका कोई बेबी वगैरह है जो आपके साथ जा रहा है, तो आप इसको येस सेलेक्ट करके उनकी डिटेल्स देंगे। अदरवाइज़ आप इसको भी एम्प्टी ब्लैंक छोड़ देंगे और चेक नहीं करेंगे। और फाइनली वो आपसे पूछते हैं कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपको उस वक्त मिलती है जब आप जर्मनी में पहुंच जाते हो। जर्मनी में जाने से पहले आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, और जिसकी कवरेज एटलीस्ट 30,000 यूरोस या $50,000 होनी चाहिए, अदरवाइज़ एक्सेप्ट नहीं होगी। जर्मन एम्बेसी ने कुछ एक्सेप्टेड प्रोवाइडर्स की लिस्ट अपनी वेबसाइट पे शेयर की है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक से डिफरेंट प्रोवाइडर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो आपको सूट करता है आप उसकी इंश्योरेंस लगा दें। लेकिन पर्सनली मैंने आदम जी की इंश्योरेंस लगाई है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने उसे रिकमेंड किया था। इसके बाद आपसे वो प्रीवियस स्टे इन जर्मनी के बारे में पूछते हैं। हमारे केस में हमने जर्मनी विज़िट नहीं किया था, तो इसलिए हमने इसे ब्लैंक छोड़ दिया। और फाइनली डिक्लेरेशन में वो आपसे पूछते हैं कि आपने कभी कोई क्राइम तो नहीं किया। दूसरे क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि कभी आपको जर्मनी से निकाला तो नहीं गया, और तीसरे में पूछते हैं कि आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है जो लिस्टेड डिजीज़ है। फाइनली हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, और अब बारी है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कुछ गाइडलाइंस हैं। आप इसमें पीडीएफ, जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं।
लेकिन जो फ़ाइल साइज़ है वो 10 एमबी से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। इधर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें, क्योंकि पीडीएफ को आप कंप्रेस कर सकते हैं, उसका साइज़ छोटा कर सकते हैं और उसके साथ-साथ आप मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन कर सकते हैं एक पीडीएफ में, जो कि आप जेपीजी और पीएनजी में नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, जो कि विद इन लास्ट 10 इयर्स बना हो और उसकी एटलीस्ट 3 मंथ्स वैलिडिटी हो और उसके एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस हों। और पासपोर्ट आपने इस तरह से अपलोड करना है कि फर्स्ट 3 पेजेस हों और उसके बाद आपके पासपोर्ट में जितने भी पेजेस के ऊपर स्टैम्प्स लगी हैं, वो आपने उसके बाद अटैच करने हैं। और अगर आपके पास कोई पुराना पासपोर्ट भी है, तो आपने ये सारे जो पेजेस हैं, उनको स्कैन करके एक पीडीएफ में कंबाइन करके अपलोड करना है। अपना पासपोर्ट अपलोड करने के बाद आपने अपने स्पाउस के पासपोर्ट को अपलोड करना है, वो भी फर्स्ट 3 पेजेस डेटा सिग्नेचर वाला, और उसके बाद जितने भी स्टैम्प पेजेस हैं उन सबको एक पीडीएफ में कंबाइन करना है। सेम अगर उनका कोई पुराना पासपोर्ट है, वो भी इसी तरीके से आपने अटैच कर देना है। इसके बाद आपने अपना प्रूफ ऑफ मैरिज अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ मैरिज में आपने अपना ओरिजिनल कंप्यूटराइज्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एफआरसी अपने स्पाउस के साथ, और अपना निकाहनामा, निकाहनामे की ट्रांसलेशन इंग्लिश में, और उसके साथ-साथ आपने अपनी जो शादी हुई है ना, उस शादी की सेरेमनी की जितनी फ़ोटोज़ हैं तीनों चारों दिन की, वो एक पीडीएफ में सारा कुछ कंबाइन करके अपलोड करना है। इसके बाद आपने अपना और अपने स्पाउस का कंप्यूटराइज्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कोशिश करें कि बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स जो हैं, एफआरसी है या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, निकाहनामा है, इन सबको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट भी करवा लें और फिर अपलोड करें। इसके बाद आपने प्रूफ ऑफ हैबिचुअल रेजिडेंस देना है। इसमें आपने अपने स्पाउस का मेल्डे बेscheinigung अपलोड करना है। मेल्डे बेscheinigung के ऊपर उनके अपार्टमेंट की डिटेल्स वगैरह मेंशन होनी चाहिए, ठीक है? और मेल्डे बेscheinigung के साथ-साथ अगर उन्होंने जो सिटी रजिस्ट्रेशन किया है वो भी, और उनका जो अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीज़ें एक पीडीएफ में कंबाइन करके आपने इधर अपलोड करनी है। फिर आपने अपने स्पाउस का करंट और प्रीवियस उनके पास जितने भी रेज़िडेंट परमिट्स थे जर्मनी में, उन सब के फ्रंट्स एंड बैक्स को स्कैन करके एक पीडीएफ में कंबाइन करके अपलोड करना है। इसके बाद आपने प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस देना है। इसके अंदर आपने जो ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज़ की हुई है ना ऑनलाइन, आपने उसको अपलोड कर देना है। फिर आपने ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में जाके रेजिडेंस परमिट को ओपन करके इसमें आपने अपना नादरा का कंप्यूटराइज्ड आइडेंटिटी कार्ड जो सीएनआईसी है, उसका फ्रंट एंड बैक स्कैन करके, अगर आपके पास डोमिसाइल भी है तो वो भी साथ कंबाइन करके अटैच कर दें। और फाइनली एंड लास्टली आपने अदर डॉक्यूमेंट्स में अपनी वैक्सीन्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, चैट हिस्ट्री, कॉल हिस्ट्री, रेमिटेंसेस के प्रूफ, स्पाउस की सैलरी स्लिप्स और उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट आप समझते हैं इम्पोर्टेंट है, तो इन सब को एक पीडीएफ में कंबाइन करके अदर डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में आपने अपलोड कर देना है। और इसके साथ ही आपके वीज़ा एप्लीकेशन के तीनों मेजर स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं और आपकी एप्लीकेशन रेडी टू सबमिट है। अभी इस ओवरव्यू की स्क्रीन पे आपको इन 3 मेजर स्टेप्स के ऊपर एक न्यू सेक्शन नज़र आएगा, जिधर लिखा होगा कि एप्लीकेशन रेडी टू सबमिट है, और आप प्रोसीड को क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अभी आपके पास या तो आपकी एप्लीकेशन वेटिंग टाइम में चली जाएगी, और या वेटिंग टाइम के बाद प्रिलिमिनरी रिव्यू में चली जाएगी। प्रिलिमिनरी रिव्यू होने के बाद आपको एम्बेसी बोलेगी कि आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपने मेक एन अपॉइंटमेंट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद एक पॉपअप अपलोड होगा, जिधर से आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। फिर ये स्क्रीन लोड होगी। इधर भी आपने फैमिली रियूनियन के अंडर लास्ट ऑप्शन के अंडर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है।
इसके बाद फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपने कैप्चा जो है इसको फिल करके फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। फिर आपके पास एक्चुअल अपॉइंटमेंट बुक करने की ऑप्शन आएँगी। इधर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगी और जो दिन आपको सूट करता होगा, जो डेट आपको सूट करती होगी, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने उस दिन में जो अवेलेबल टाइम स्लॉट होंगे, उनमें से सूटेबल टाइम स्लॉट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है, जिसमें आपका नाम, आपका ईमेल, आपका पासपोर्ट नंबर और कितने एप्लीकेंट्स अपॉइंटमेंट पे जाएँगे, अपॉइंटमेंट अटेंड करेंगे और फाइनली कैप्चा एंटर करके सबमिट कर देना है। कुछ ही देर बाद आपको एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन की ईमेल आ जाएगी। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपने अपने अकाउंट में वापस जाना है और उधर जाके चेकलिस्ट को ओपन करना है। इस चेकलिस्ट में आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने क्या करना है उसकी सारी डिटेल्स लिखी हैं। आपने कैसे एम्बेसी पहुंचना है, कैसे आपने इस नंबर पे कॉल करके या इस ईमेल पे करके अपनी बुकिंग करवानी है और एम्बेसी में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इधर लिखा हुआ है कि आपने कोई फ़ोटोकॉपीज़ नहीं लेके जानी। ये जो चंद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं इधर आपने सिर्फ वो एम्बेसी में लेके जाने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी-सी भी हेल्प की है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।